आजकल ये पिक्चर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप कई बार देख रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी नई पार्लियामेंट हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में। जिस पार्लियामेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 971 करोड़ होने वाली है। अब तक की खबर के अनुसार 10 दिसंबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला मींस फाउंडेशन रख दी है। आज हम इसी के बारे में अपने वीडियो के ज़रिए से चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि इस पार्लियामेंट की, इस कंस्ट्रक्शन की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, जबकि कंपेयर टू अनदर कंट्रीज, यूरोपियन, स्पेन, अमेरिका, इतने डेवलप्ड कंट्रीज के बहुत पुराने कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद ये लोग अपनी पुरानी ही पार्लियामेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमारी इंडिया की जो पार्लियामेंट है 1927 में बनकर तैयार हुई और इन डेवलप्ड कंट्रीज के कंपेयर में हमारी पार्लियामेंट सबसे ज्यादा नया कंस्ट्रक्शन माना जाता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इसकी क्या जरूरत थी, क्या ये फिजूल खर्ची है या वक्त की जरूरत है। आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए से। इस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए पहले से ही करीब 10 पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। आप लोगों को याद हो शायद 2019 में भारत सरकार ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च अनाउंस किया था, जो प्रेसिडेंट हाउस से लेकर इंडिया गेट तक जाता है। ये 3 किलोमीटर का एरिया जिसमें पार्लियामेंट हाउस वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें आती हैं, इसको सरकार पूरी तरीके से रीडेवलप करना चाहती है। इसकी टोटल कॉस्ट करीब 20,000 करोड़ एस्टिमेट करी जा रही है। सवाल ये उठता है कि इस पेंडेमिक में, कोविड-19 के बाद में हमारी इकोनॉमी पहले से ही बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। इसके बावजूद सरकार इस तरीके की एक्सपेंडिचर को क्यों आखिर अपनी प्रायोरिटी में शामिल करी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि ये बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत की सिंबल बनेगी। जी, इस ट्रायंगल शेप को देखने के बाद में कुछ लोगों ने कहा कि ये पेंटागन को इंस्पायर होकर बनाया गया डिज़ाइन है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी, और कुछ लोग इसके फेवर में भी हैं। जो लोग इस कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हैं, उन लोगों का कहना है कि जब हमारी पार्लियामेंट दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले नई मानी जाती है, तो हमें इसको कंस्ट्रक्शन कर कर पैसे फिजूल में वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है। भारत सरकार का अपनी अलग वजह है, उसको भी हम जानेंगे, पर जो इस लोग के खिलाफ हैं, इस कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हैं, हम उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि उनका कहना क्या है। अपोजिट पार्टी का कहना है कि 1927 के मुकाबले जो कंट्रीज हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, जब वो कंट्रीज उन्हीं पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कनाडा 1859 की बनी हुई कंस्ट्रक्शन से आज तक वो उसी पार्लियामेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका 1800 सदी की बनी हुई पार्लियामेंट का इस्तेमाल कर रहा है। ऑस्ट्रिया 1883, फ्रांस 1728, जर्मनी 1894, आयरलैंड 17वीं सदी की आज तक पार्लियामेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बावजूद स्पेन 1800 सदी की इस्तेमाल कर रहा है और नीदरलैंड तो 1300 सदी की अपनी आज तक बनी हुई पार्लियामेंट का इस्तेमाल कर रहा है। अब भारत सरकार का इसके बारे में क्या कहना है। सबसे पहला सवाल सीटिंग कैपेसिटी को लेकर है। अभी की इंडियन पार्लियामेंट में 550 एमपी के बैठने की कैपेसिटी है। सोचना सही भी है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एमपीज जो होते हैं हमारे यहाँ 543 होते हैं, लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से एक एमपी एक सर्टेन अमाउंट के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। भारत सरकार का कहना है इवैल्यूएशन के बाद में नंबर ऑफ एमपीज पार्लियामेंट में बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ एमपीज की इवैल्यूएशन जो है 2026 में होने वाली है। 2002 की सरकार ने
जो इवैल्यूएशन होने वाला था उसको पोस्टपोन करके 2026 में कर दिया था। और एक्सपेक्टेशन ये जताई जा रही है कि 2026 की इवैल्यूएशन के बाद में नंबर ऑफ एमपीज जो है इंडिया में, भारत में 848 होने वाले हैं। तो भारत सरकार का कहना यही है कि इतने एमपीज को बिठाने की पुरानी पार्लियामेंट हाउस में जगह ही नहीं है और न्यू पार्लियामेंट हाउस में बैठने के लिए 888 यानी कि 888 एमपीज के बैठने की लोकसभा में कैपेसिटी बनाई जा रही है। दूसरा, भारत सरकार का कहना है कि पुरानी जो पार्लियामेंट हाउस है उसका कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। इस कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में जो लोग हैं उनका कहना है कि हमें इस पार्लियामेंट हाउस की कोई जरूरत ही नहीं है, ना ही नंबर ऑफ एमपीज को दोबारा से एवेलुएट करके उनकी नंबर्स इंक्रीज करने की जरूरत है। उनका कहना है कि इंडियन इकोनॉमी पहले से ही बहुत ज्यादा डाउनफॉल में चल रही है और ज्यादा एक्सपेंडिचर और इस तरीके से नंबर ऑफ एमपीज को बढ़ाने के बाद में नंबर ऑफ एमपीज की सैलरी भी हमें देनी पड़ेगी, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा भी देना पड़ेगा और दूसरे इंसेंटिव्स भी बहुत होते हैं। तो इस चीज से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। इस चीज की जगह पर हम इस पैसे को दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। बहुत से इंडिया में हमने देखा था कोविड के टाइम पर जॉब चले गई लोगों की, हमारी जो ग्रोथ रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। दोनों पहलू को जानने के बाद में मैं ये बात आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोगों का क्या कहना है, क्या सोचना है इसको लेकर। क्या हम लोगों को, क्या इंडिया को, भारत सरकार को एमपीज को रीएवैल्यूएट करने के बाद में उनकी जो नंबर्स है वो 848 करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या जो पहले 543 नंबर ऑफ एमपीज थे उतना ही उन्हें रखना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का क्या सोचना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।